Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session on Daily News Answers where we are going to look at the important news from the Hindu as well as the Indian Express. So students, आज है 1 नवंबर और दोनों न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम देखेंगे। पहले ही बता देता हूं कि बिकॉज आपका एग्जाम पास में आ चुका है तो यू आर सपोज टू एटलीस्ट वॉच योर न्यूज एनालिसिस टिल 10th नवंबर। क्लैट के लिए अगर आप देख रहे हो तो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप 10th नवंबर तक तो जरूर फॉलो करें, और अगर आप एलेट के लिए भी उसको भी टारगेट कर रहे हो तो उसको एक वीक और एक्सटेंड करके 15 या 17 तक भी आप न्यूज एनालिसिस देखते रहें। अभी आई वुड सजेस्ट कि ये वो पर्टिकुलर टाइम है जहां आपका प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जब भी अगर आपको चूज करना हो कि मुझे न्यूज़पेपर रीड करना है या मुझे कोई और पर्टिकुलर मॉक देना है या प्रैक्टिस करनी है या कुछ पढ़ना है, तो माय सजेशन टू यू राइट नाउ वुड बी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नवंबर, बिकॉज लास्ट मंथ बच रहा है आपका, तो आपका फोकस अब शिफ्ट हो जाना चाहिए ऑन रीडिंग और डूइंग ऑल ऑफ दैट स्टफ रेदर देन रीडिंग योर न्यूज़पेपर। मोर ओवर न्यूज एनालिसिस में आपको मैक्सिमम 1 घंटा देना पड़ेगा, तो इट इज स्टिल एडवाइजेबल कि अगर आप देख सकते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वी वुड ऑल्सो ट्राई एटलीस्ट, यहां पे मैं आपको ये चीज कह सकता हूं कि आने वाले टाइम के अंदर में जब तक ये वाला जो क्लैट और एलेट है, हम उन न्यूज पे ज्यादा फोकस करेंगे जो आपके चांसेस हैं एग्जाम में आने की, विच मींस कि हम करंट अफेयर्स में ज्यादा टाइम उस पे फोकस करेंगे जो आपके इस साल की इंपॉर्टेंट न्यूज है या स्टैटिक से रिलेट करती हुई न्यूज होगी, बिकॉज उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे रेदर देन कोई ऐसी न्यूज जो अभी पर्टिकुलर इनिशिएट होती है, तो पॉसिबली वो इस पर्टिकुलर एग्जाम में आने के चांस बहुत कम होंगे। ओके, तो इस पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ हम एक नेक्स्ट महीने का जो पर्टिकुलर आपका न्यूज एनालिसिस है उसको कंडक्ट कराएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट न्यूज। सो फर्स्ट न्यूज, एज यू कैन सी, इट इज नॉट समथिंग जो आपकी सिर्फ करंट की न्यूज है, इट इज समथिंग जो आपकी एक ट्रेडिशनल न्यूज है। तो इंडिया यूएस का डिफेंस रिलेशन जो है ये एक ट्रेडिशनल टॉपिक है। यूएस जो है, आई वुड सजेस्ट कि पाकिस्तान के अलावा इंडिया के साथ में जो बहुत ज्यादा न्यूज वर्दी एक कोई कंट्री रहा है, दैट इज यूएस, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ व्हाट डोनाल्ड ट्रंप हैज डन इन हिज दिस पर्टिकुलर टेन्योर। तो उस वजह से अगर इंडिया यूएस रिलेशन का क्वेश्चन आया तो अभी भी देयर इज हाई चांस कि ये पर्टिकुलर टॉपिक पे भी आपका क्वेश्चन आ जाए। ओके, एंड द न्यूज इज कि यहां पे ऑल्दो हमारे ट्रेड रिलेशंस थोड़े अच्छे नहीं चल रहे हैं, बट हमने डिफेंस रिलेशंस को इस पे कोई इंपैक्ट करने नहीं दिया है। और अब इंडिया ने और यूएस ने 10 साल का एक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन किया 25 में, यानी 25 से 2035 के लिए 10 ईयर पीरियड के लिए किन दो कंट्रीज ने डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन करा है? इट इज इंडिया या यूएस। दूसरा क्वेश्चन क्या बन के आ सकता है कि इंडिया यूएस का जो डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है वो कितने पर्टिकुलर ईयर्स के लिए? तो वो पर्टिकुलरली 10 ईयर्स के लिए। इसको साइन किया गया कुआलालंपुर में, जहां 12th आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस चल रही थी। तो ये जो ADMM है ये तो आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग है, प्लस क्या है तो ADMM के साथ में बाकी के कंट्रीज जो इन्वॉल्व हैं, जैसे कि ईस्ट एशिया समिट होती है जिसके अंदर में इंडिया इज ऑल्सो अ पार्टनर कंट्री अपार्ट फ्रॉम यूएस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जापान। इस सब के अलावा जो सारी कंट्रीज होती हैं, जब वो आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग में इन्वॉल्व होती हैं तो उनकी जो मीटिंग होती है उसको ADMM प्लस कहा जाता है। तो उसी के साइडलाइंस में मतलब अलग से इंडिया यूएस ने ये पर्टिकुलर चीज भी साइन करी है। ओके, तो यहां पे जो पर्टिकुलर साइन किया गया है, इट हैज बीन साइन बिटवीन फ्रॉम इंडिया साइड इट इज राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। ओके, और वहां से जो पर्टिकुलर पर्सन है इनका नाम है पीट हेग्सेथ। इंटरेस्टिंगली अगर आपने एक चैनल का नाम सुना हो, फॉक्स न्यूज, यहां तो फेमस नहीं है बट यूएस के अंदर में इट्स अ वेरी फेमस चैनल फॉक्स न्यूज करके, और ये एक वहां पे कंसीडर किया जाता है एक राइट विंग चैनल जो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स है उनको केटर करते हुए न्यूज डिलीवर करता है। इट्स अ वेरी बिग चैनल। इंडिया के अंदर भी पहले फॉक्स न्यूज और फॉक्स करके चैनल आता था, तो ही वॉज अर्लियर वन ऑफ द न्यूज प्रेजेंटर इन दैट पर्टिकुलर चैनल। और इस साल वो कौन है? अब वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बन चुके हैं वहां के। ओके, यहाँ पे मिनिस्टर्स होते हैं, वहां सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी होता है, तो वहां पे पीटर हेग्सेथ जो है ही इज द सेक्रेटरी ऑफ वॉर। तो इंटरेस्टिंगली यहां तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वहां पर भी पहले सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस होता था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस होता था, अब वो हो गया डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। तो यहां पे ही इज द डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वॉर।
ओके, तो ये भी एक पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग चीज है विथ रिगार्ड टू यूएस। ओके, तो यहाँ पे ये आपका 10 साल का ये पर्टिकुलर प्रोग्राम यहाँ पे करा है जिसका नाम है फ्रेमवर्क फॉर द यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप। ओके, अब एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपने कई बार सुना होगा कि हम दो कंट्रीज के बीच में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, ठीक है, या फिर हम दोनों एक दूसरे के मेजर डिफेंस पार्टनर हैं। तो ये जो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है, ये बेसिकली ये शोकेस करती है कि दोनों कंट्रीज किस लेवल तक एक दूसरे के साथ में यहां पे पार्टनरशिप करेंगे। तो फॉर एग्जांपल इंडिया और यूएस ने एक दूसरे को जो पर्टिकुलर यहां पे स्टेटस दिया हुआ है वो है एक मेजर डिफेंस पार्टनर का, और ये मेजर डिफेंस पार्टनर हमने रिकॉग्नाइज किया था एक दूसरे को इन द ईयर 2016। अब अगर यूएस इंडिया को एमडीपी बनाता है, मेजर डिफेंस पार्टनर बनाता है, तो इसके कुछ रिपरकशंस होते हैं, जैसे कि यूएस की जो पर्टिकुलर कंपनीज है, जो एडवांस वेपनरी होती है वो सिर्फ नेटो के पर्टिकुलर कंट्रीज को दे सकते हैं। बट अगर आपके पास में एक मेजर डिफेंस पार्टनर का स्टेटस है तो इवन यू बिकम्स एलिजिबल टू गेट दैट लेवल ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो यहां पे जो ये पार्टनरशिप्स का हम नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है, या सिर्फ ट्रेड पार्टनरशिप है, या हम मेजर डिफेंस पार्टनर है, वो हम दोनों कंट्रीज के बीच में डिफेंस किस तरीके से होगा उसको यहां पे बताती है। ओके, तो अगेन ये पर्टिकुलर ऑल्दो ट्रेड में हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं, बट अदरवाइज डिफेंस में हमारी पार्टनरशिप अभी भी पक्की चल रही है। अगेन लाइक आई सेड कि हम उन चीजों पे फोकस करेंगे जो इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो रेदर देन कि इस पर्टिकुलर जो अभी एग्रीमेंट हुआ है उसके क्या क्या पर्टिकुलर हमारे पॉइंटर्स हैं, हम यहाँ पे फोकस कर लेते हैं कि इंडिया यूएस के बीच में कौन कौन से डिफेंस एग्रीमेंट है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल इट कैन सिंपली बी अ क्वेश्चन कि एसओएसए जो एग्रीमेंट है, इंडिया साइंड इट विद विच अदर कंट्री, ओके, या विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूएस। तो 3 ऑप्शन ये हो सकते हैं और एक ऑप्शन कोई और होगा जो शायद हमने किसी और कंट्री के साथ साइन करा। ओके, तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट आ जाता है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, एंड एज द नेम सजेस्ट यहां पे हम सप्लाई अरेंजमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, शायद मिलिट्री हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यहां पे सप्लाई किया जाएगा। अगस्त 24 में साइन किया था। तो ये सोसा पार्टनरशिप जो होती है यूएस का एक पर्टिकुलर लॉ है उसके अंदर में होती है, और इंडिया भी हैज बिकम वन ऑफ द पार्टनर कंट्री ऑफ सोसा। ओके, इसके अंदर में सप्लाई चेन रेजिलियंस फॉर डिफेंस गुड्स ड्यूरिंग क्राइसिस। तो अगर लेट से किसी इक्विपमेंट की कुछ कमी हो जाती है, हमें कोई पर्टिकुलर वेपनरी की कमी हो जाती है, तो यहाँ पे डिफेंस गुड्स को सप्लाई चेन रेजिलियंस मेंटेन करके रखा जाएगा। ऑल्दो लीगली बाइंडिंग नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें बाउंड है हम एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, बट यस यहाँ पे म्यूचुअल प्रायोरिटाइजेशन पे करा जाएगा कि अगर रिक्वायरमेंट है तो एवरीवन वुड बी ईगर टू हेल्प द अदर कंट्री। इसके अलावा एक और इनिशिएटिव है कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव, ये कई बार हम पढ़ चुके हैं। कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। ओके, एंड एज अ नेम सजेस्ट, फुल फॉर्म सजेस्ट कि ये सिर्फ मिलिट्री पार्टनरशिप के लिए नहीं है, इसमें आपका कॉमर्स भी इन्वॉल्व है और टेक भी इन्वॉल्व है। ओके, तो उसके लिए कौन सा इनिशिएटिव है? कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव है। इसके अलावा कुछ हमारे डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन करें, फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट है, जिसमें एक जो बहुत पुराना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज JSOMIA, जैसोमिया कह सकते हैं हम इसको, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। 2016 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ था, लिमोहा, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट अलाउड रेसिप्रोकल यूज ऑफ बेसिस फॉर लॉजिस्टिक्स एंड रिफुलिंग। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर एग्रीमेंट है, नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट यूएस ऑल्सो। Why so? तो यहाँ पे देखिए कि यूएस की जो नेवल शिप्स हैं, यूएस के जो आपके एयरक्राफ्ट्स हैं जो लेट्स से एक वॉरशिप के ऊपर पे हैं, उन सबको हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट कोई पार्ट है जिसको रिक्वायर्ड है, या कोई उनको सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट है। तो अगर सोचिए कि अगर कोई इंडियन ओशन में यूएस की नेवी शिप है और उसको वो पर्टिकुलर पार्ट या उस सर्विस के लिए अगर उसको यूएस जाना पड़े, तो कितना ज्यादा उसके लिए इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस को रेगुलर पाना कितना मुश्किल होगा, या कितना ज्यादा उसका कॉस्टिंग होगा। तो यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट है, दिस वुड इवन बी हेल्पफुल फॉर यूएस ऑल्सो, कि अगर उसे इंडिया से कोई हेल्प मिल सकती है, अगर उसे चाहिए और इंडिया से वो हेल्प अवेलेबल है, तो यहाँ पे अब इस एग्रीमेंट के अंदर में वो लॉजिस्टिकल हेल्प भी ले सकता है।
ओके। इसके अलावा कॉमकासा एक एग्रीमेंट है जो कम्युनिकेशन से रिलेट करता है। एक बीका है जो बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट है। ओके, तो यहां पे अगर हमें कोई जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस मतलब कि कोई जियोग्राफिकल डेटा हमें चाहिए या सैटेलाइट डेटा हमें चाहिए तो हम इस बीका के अंदर में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। ओके, एज यू कैन सी हियर कि हम यहां पे सिर्फ डिफेंस के जो एग्रीमेंट्स हैं, जो हमारे फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं, रिसेंट एग्रीमेंट्स हैं, उनको ही गो थ्रू कर रहे हैं। देन वी हैव सर्टेन मेजर डिफेंस इनिशिएटिव, जैसे एक इंडस एक्स करके है जो इंडिया यूएस और आपके डिफेंस एक्सेलरेशन से डील करता है। तो इसके अंदर में क्या होगा, दोनों कंट्रीज की जो डिफेंस कंपनीज हैं वो एक दूसरे के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमने स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टियर 1 स्टेटस इंडिया को दे दिया गया है और ये भी बहुत कॉमन है, 2+2 डायलॉग है जिसके अंदर में हर कंट्री का जो डिफेंस मिनिस्टर होता है और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होता है वो बेसिकली यहाँ पे साथ में बैठ के, दोनों कंट्रीज के साथ में बैठ के इस पे डिस्कशन करते हैं। ओके, तो ये पर्टिकुलर डिफेंस इनिशिएटिव्स हो जाएंगे हमारे। ओके, और ये सारे हमारे एग्रीमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे। और फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो हमने यूएस से करे हैं, तो एक हमारा बहुत फेमस है MS-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर्स, बहुत ही एडवांस लेवल के हेलीकॉप्टर्स हैं जो यूएस से इंडिया ने एक्वायर करे हैं। देन यू हैव द M77 अल्ट्रा लाइट हाउइट्जर्स जो आपकी गन्स होती है, आर्टिलरी गन्स होती हैं। देन द लार्जेस्ट आपका जो लार्जेस्ट आपका एयरक्राफ्ट है फॉर गुड्स कैरियज, C-130J सुपर हरक्यूलिस एंड C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट, ये भी हमने वहीं से लिए हैं। P-81 पोसाइडन मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट, चिनूक एंड अपाचे हेलीकॉप्टर्स एंड हार्पून मिसाइल्स। ओके, तो ये वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी थी बट आई हैव बेसिकली शॉर्टलिस्टेड दोस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट्स एंड इक्विपमेंट जो हमारे अभी रिसेंट टाइम में हमने एक्वायर करे हैं और अदरवाइज दे आर द मोस्ट एडवांस इन देयर पर्टिकुलर कैटेगरी। ओके, तो ये कुछ मेजर डिफेंस प्रोक्योरमेंट हो जाएंगे। सो व्हाट यू कैन डू इज कि एक पर्टिकुलर नोट के अंदर में सिर्फ ये जो मेन पॉइंट्स हैं इनको आप लिख सकते हो, इसके डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट नो द फुल फॉर्म और किस पर्पस के लिए। तो यूजुअली फुल फॉर्म में पर्पस होता है, सो दैट इज मोर देन इनफ। ओके, तो इस तरीके से आप पहला टॉपिक कर सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपका जीके एज वेल एज लीगल, दोनों लीगल रीजनिंग के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जीके का तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। और व्हाट इज दिस टॉपिक अबाउट कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई करा है कि अगर यहां पे कोई पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में कोई कमर्शियल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं या लेट्स से ईडी या सीबीआई उसके अगेंस्ट में किसी कोई पर्टिकुलर केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, यूजुअली कमर्शियल पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में जो पर्टिकुलर लॉयर्स इन्वॉल्व हैं या एडवोकेट इन्वॉल्व उस क्लाइंट का, उस पर्टिकुलर एडवोकेट को आप यहां पे प्रूफ के लिए वहां पे बुला नहीं सकते हो, या बुला भी लेते हो तो उसको आप बेसिकली प्रोसिक्यूट या सैंक्शन नहीं कर सकते हो टू बेसिकली रिवील अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। ओके, और ये जो पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है इट इज बेस्ड इन लॉ ओनली। तो हमारा जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था और अब जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसके अंदर में स्पेसिफिक सेक्शंस हैं जो ये कहते हैं कि जो पर्टिकुलर अटॉर्नी होता है, लॉयर होता है और जो क्लाइंट होता है, इन दोनों का जो कन्वर्सेशन है वो प्रिविलेज्ड है। Which means अटॉर्नी और क्लाइंट के बीच में जो पर्टिकुलर बात हुई है, यहां पे अटॉर्नी के पास में पूरा राइट है कि यहां पे उस पर्टिकुलर बात को अगर वो किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहे तो ये उसका पूरा राइट है। ओके, दूसरी चीज क्या समझनी है कि जो अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज मिला हुआ है यहां पे, ये एक अटॉर्नी को नहीं मिला हुआ है, ये क्लाइंट को मिला हुआ है। यानी कि क्लाइंट जब या कोई भी पर्सन जब अपने पर्टिकुलर लॉयर से बात कर रहा है तो सो दैट सारे फैक्ट्स बिल्कुल क्लियरली लेड डाउन हो सके और उसको ये कभी भी ये डाउट ना हो कि यहां पे अगर मैं इसको ये अपने लॉयर को ये बात बताता हूं तो ये मेरे अगेंस्ट में जा सकती है। इस वजह से यहां पे क्लाइंट को ये प्रिविलेज मिलता है कि जो भी बात उसने अपने लॉयर को बताई है वो आपकी इनएडमिसिबल होती है इन कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना कि अटॉर्नी क्लाइंट का प्रिविलेज जो होता है वो आपका जो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन होती है वो प्रिविलेज होती है और उसको आप कोर्ट के अंदर में डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, प्रोवाइडेड जो हमें कुछ कंडीशंस या एक्सेप्शंस बताए हुए लॉ के अंदर में वो पर्टिकुलर केस में आ रहे हो।
ओके तो यहां पे इश्यू ये हुआ कि दो पर्टिकुलर बहुत फेमस सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, एक तो अरविंद दत्तर हैं और प्रताप वेणुगोपाल, वेरी सीनियर लॉयर्स आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। अब यहां पे एक पर्टिकुलर केस के अंदर में जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उन्होंने इनको ही समन इशू कर दिए टू बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ईडी विद रिगार्ड टू पर्टिकुलर केस। तो यहां पे इन दोनों लॉयर्स ने एडवाइस दी थी अपने क्लाइंट्स को इन द रेलिगेयर एंटरप्राइज केयर हेल्थ इंश्योरेंस केस। तो ये एक रेलिगेयर एंटरप्राइज का एक पर्टिकुलर केस था। तो यहां पे इन्होंने ईडी ने क्या करा, इन दोनों लॉयर्स को समन सेंड करा आस्किंग देम कि आपने अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस दी है ये बताइए। ओके तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया कि भाई यहां पे ईडी जो है ये सेक्शन नहीं ले सकती है। ऑल्दो इस पर्टिकुलर केस में ईडी ने समन देने के बाद में वापस से रिट्रैक्ट कर लिए थे, स्टिल सुप्रीम कोर्ट वेंट अहेड एंड सेड कि मैं फ्यूचर के लिए यहां पे कुछ गाइडलाइंस ले डाउन कर देता हूं। ओके तो यहां पे अब इस पर्टिकुलर केस में कि अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज क्या होता है, कहां तक इंप्लीमेंट होगा, कैसे होगा, उस पर्टिकुलर चीज को लेके पे जजमेंट है। ओके तो हम लीगल बेसिस देख लेंगे और फाइनली यहां पे क्या गाइडलाइंस दी गई हैं उनको भी गो थ्रू कर लेंगे। ओके तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि लॉ क्या है। तो सेक्शन 132 है अब आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर में, जिसके अंदर में आपका अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज जो है वो कोडिफाइड है, मतलब वहां पे लिखा हुआ है। ओके और बेसिकली क्या कहता है, इंडियन एविडेंस एक्ट में भी था यही पर्टिकुलर प्रोविजन और अब 132 के बीएसए में भी ये है। ये कहता है कि इट प्रोहिबिट्स एन एडवोकेट फ्रॉम डिस्क्लोजिंग प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मेड इन कॉन्फिडेंस बाय अ क्लाइंट इवन आफ्टर द एंगेजमेंट एंड्स। तो सिर्फ और सिर्फ वो ही पर्टिकुलर कम्युनिकेशन नहीं या उसी टाइम नहीं कि जब वो आपका पर्टिकुलर क्लाइंट है, लेट्स से वो केस के बीच में आपको छोड़ के किसी और लॉयर को यहाँ पे उसकी सर्विस लेना स्टार्ट कर देता है, या फिर आपका केस जो है वो यहां पे रिजॉल्व हो चुका है, उस पर्टिकुलर इवेंट के बाद में भी जो भी कम्युनिकेशन आपके क्लाइंट ने अटर्नी से करी है वो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, ना सिर्फ कोर्ट में ना कि कहीं भी और कहीं और जगह भी नहीं कर सकते हो। ओके तो एंगेजमेंट खत्म होने के बाद में भी नहीं करते हो। ठीक है, इसके एक्सेप्शंस क्या हैं? ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो आपका सेक्शन 132 में राइट है ये अटर्नी का राइट नहीं है, क्लाइंट का राइट है। ठीक है, तो अगर क्लाइंट का राइट है, अगर क्लाइंट ही बोल दे कि यस आप बता सकते हो तो इस पर्टिकुलर केस में आप बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये अटर्नी के पास में राइट नहीं है, क्लाइंट के पास में है, तो अगर क्लाइंट कंसेंट कर देता है कि यस आप बता सकते हो तो उस केस में आप बता सकते हो। तो पहला एक्सेप्शन क्या हो गया, इफ द क्लाइंट कंसेंट। सेकंड क्या है, इफ द कम्युनिकेशन वाज मेड फॉर एन इलीगल पर्पस। तो सेकंड कंडीशन ये हो जाती है कि अगर जो कम्युनिकेशन करी गई है दैट वाज मेड फॉर एन इलीगल पर्पस। फॉर एग्जांपल कि यहां पे आपका जो पर्टिकुलर क्लाइंट है वो जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको सर्व कर रहा है वो किसी इलीगल एक्ट की थी और लेट्स से वो इलीगल एक्ट भी अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में भी आपके पास में जो अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज है वो क्लाइंट के पास में नहीं होता है। तो इलीगल पर्पस है अगर उसमें इन्वॉल्व तो आप यहां पे बता सकते हो। थर्ड इज इफ द एडवोकेट ऑब्जर्व्स अ क्राइम और फ्रॉड बीइंग कमिटेड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पे जब एम्प्लॉयमेंट सेंस जब आपके क्लाइंट ने अटर्नी को हायर करा हुआ है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर एडवोकेट को कोई पर्टिकुलर क्राइम या फ्रॉड कमिट होते हुए शो हो रहा है, दिख रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में यहां पे वो चाहे तो अटर्नी चाहे तो अपने पर्टिकुलर इसको डिस्क्लोज कर सकता है। ओके अब ये तो है सेक्शन 132। इसके अलावा एक और सेक्शन है विच इज सेक्शन 134। सेक्शन 134 कहता है इट प्रोटेक्ट्स कम्युनिकेशन मेड टू इन हाउस लीगल एडवाइजर दो सच एडवाइजर्स आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 142। तो ऐसे समझिए कि आप रिलायंस के अंदर में काम करते हो और आप रिलायंस के थ्रू हायर करे हुए एक लीगल एडवाइजर हो, मतलब रिलायंस ने आपको अपना एम्प्लॉय बना रखा है। तो सेक्शन 132 के अंदर में जो कम्युनिकेशंस होती हैं वो पर्टिकुलर कम्युनिकेशंस, ये वाली कम्युनिकेशंस प्रोटेक्ट नहीं होती हैं। ओके तो 134 के अंदर में आपकी जो कम्युनिकेशंस, अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर के लॉयर हो तो वहां पे आपको ये पर्टिकुलर प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। यानी कि सिंपली कहने का मतलब ये है कि जो इन हाउस लॉयर्स होते हैं उनको जो 132 का प्रोटेक्शन किसमें मिलता है, 134 के अंदर में मिलता है। ओके सो सिंस दे आर एम्प्लॉइज नॉट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स, तो यहां पे जो इन हाउस एडवाइस होती है, लीगल एडवाइस होती है, ये वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 134 के अंदर।
ओके अब हम फाइनल इस पे आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या यहाँ पे हेल्प किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे लॉयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दिए। हमेशा ये देखा जाता है कि जब भी लॉयर से रिलेटेड कोई इश्यू इन्वॉल्व हो जाता है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हमेशा लॉयर्स का ही साइड लेते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, पहली चीज क्या बोली है, लॉयर्स कैन नॉट बी समन्ड बाय पुलिस, ईडी और एनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू रिवील क्लाइंट कम्युनिकेशन अनलेस वन ऑफ द सेक्शंस 132 एक्सेप्शन क्लियरली अप्लाइज। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि भाई आप किसी लॉयर को यहाँ पे बुला तो सकते हो, ईडी, आपकी सीबीआई या आपकी पुलिस जो है वो कॉल तो कर सकती है, बट वो इस पर्पस के लिए नहीं कॉल कर सकती जैसे ईडी ने करा है कि यहाँ पे आपके क्लाइंट ने क्या कम्युनिकेशन करी थी हमें वो बताइए। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट होगा अनलेस उसमें कोई एक्सेप्शन अप्लाई हो रहा हो। सेकंड इज कि अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सम्मन करना है किसी लॉयर को, नाउ इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्शन 132। ओके, 132 लॉयर को अगर सम्मन करना है तो उस पर्टिकुलर केस में यू नीड रिटन अप्रूवल फ्रॉम अ सुपीरियर ऑफिसर, और वो सुपीरियर ऑफिसर होगा एसपी या उससे हायर रैंक का। ओके, तो सम्मन इश्यू करने से पहले आप एक रिटन ऑर्डर लेकर आइए जो एसपी करेगा या उससे सीनियर ऑफिसर करेगा। ओके, थर्ड इज कि इस पर्टिकुलर सम्मन के अंदर में आपको स्पेसिफिकली प्रोवाइड करना है कि कौन सा एक्सेप्शन यहां लग रहा है और इस वजह से आप उनको कॉल कर रहे हो। ओके, तो यहां पे ये हो जाएगा। और फोर्थ इज कि ऐसा कोई सम्मन है कि रेदर देन क्लाइंट, आपका जो अटर्नी वो वहां जाए, वो सम्मन को भी पहले चैलेंज कर सकता है, जुडिशली रिव्यू करवा सकता है, तो हो सकता है सम्मन ही वहां पे कैंसिल कर दिया जाए। और वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो प्रिविलेज है ये लिटिगेशन पे, नॉन लिटिगेशन एंड प्री लिटिगेशन एडवाइस पे लगता है। यानी इट इज नॉट नेसेसरी कि कोर्ट में केस चल रहा है उसी में इन्वेस्टिगेशन, उसी पर्टिकुलर पर्पस में कोई यहां पे एडवाइस दी गई हो सकता है कि किसी क्लाइंट ने एक लॉयर से जनरल एडवाइस ली अपने बिजनेस के लिए, तो वो नॉन लिटिगेशन एडवाइस भी है, वो भी क्लाइंट अटर्नी प्रिविलेज में आती है। और प्री लिटिगेशन एडवाइस, लिटिगेशन इनिशिएट होने से पहले अगर वो लेट्स से कोई उनको एडवाइस देता था बिजनेस को लेके या किसी पर्टिकुलर पर्पस को लेके, वो भी इसके अंदर में एडवाइस इसमें काउंट होती है। प्रिविलेज बिलोंग्स टू द क्लाइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिलोंग्स टू द क्लाइंट बट कैन बी इन्वोक्ड बाय द एडवोकेट ऑन द क्लाइंट्स बिहाफ। तो क्लाइंट के बिहाफ पे एडवोकेट भी इसको बेसिकली यूज कर सकता है, बट दिस इज अ प्रिविलेज बिलोंगिंग टू द क्लाइंट। ओके, तो ये कुछ की सुप्रीम कोर्ट होल्डिंग्स है। अब यहां ये समझिए कि इनको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीगल रीजनिंग के लिए, बिकॉज अगर अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज के ऊपर पे आपके क्वेश्चन आएगा तो these would be the point which would help you to basically answer those particular questions. ओके, इसके अलावा हैंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड डिजिटल डिवाइस, तो अगर लेट्स से कि कोई डिजिटल डिवाइस या डिजिटल डॉक्यूमेंट उसके इन्वॉल्व है तो उस पर्टिकुलर केस में अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज कैसे करता है। तो यहां पे अगेन प्रोडक्शन करना डॉक्यूमेंट्स और डिवाइसेस का ये ऑटोमेटिकली प्रिविलेज नहीं है। तो अगर अटर्नी और क्लाइंट के बीच में कोई डॉक्यूमेंट शेयर हुए हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके प्रिविलेज कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। हाउएवर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपका डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर इज इन क्रिमिनल केसेस डिवाइस मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द जुरिसडिक्शनल कोर्ट, नॉट डायरेक्टली टू इन्वेस्टिगेटर्स। तो यहां पे ये समझना क्या है कि अगर कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट है या डिवाइस है वो प्रिविलेज में तो नहीं आता है क्लाइंट अटर्नी के, बट उनको समनिंग भी करना है, अगर उनको मंगाना भी है तो कोर्ट में प्रोड्यूस करा जाएगा, ना कि उस इन्वेस्टिगेटर को। ओके, तो आप कोर्ट में, अगर कोर्ट कह रहा है कि आप हमें ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स और ये डिवाइस हमें आपको देना पड़ेगा, तो यहां पे जो पर्टिकुलर समन्स होंगे दिस वुड बी रूटेड थ्रू द कोर्ट्स ओनली। तो कोर्ट में आप सबमिट करोगे, सामने इन्वेस्टिगेटर को चाहिए तो कोर्ट को जाके बोलेगा और कोर्ट यहां पे अप्लाई करेगा। ओके, इसमें कोर्ट क्या चीज फॉलो करेगा, इट शुड नोटिफाई द क्लाइंट एंड एडवोकेट हियर ऑब्जेक्शंस रिगार्डिंग प्रिविलेज एंड इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ मटेरियल रिलेटेड टू अदर क्लाइंट्स। तो लेट्स से कि कोई कंपनी का डेटा आपके पास में आ रहा है, तो बहुत सारे क्लाइंट्स का डेटा हो रहा है, तो उसमें जो बाकी के क्लाइंट्स हैं उनके डेटा की कॉन्फिडेंशियली मेंटेन होनी चाहिए। जो पर्टिकुलर हेयरिंग है उसमें हेयरिंग करी जाएगी कि भाई कि ये प्रिविलेज है तो आप बताइए क्यों है क्यों नहीं है, तो आपको नोटिस देना है, फिर ऑब्जेक्शंस की हेयरिंग होगी और उसके बाद में भी वी हैव टू मेक श्योर कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो है बाकी सबकी वो पर्टिकुलर चीज आपकी क्लियर करी जा सके। और लास्ट पॉइंट कि अगर डिजिटल डिवाइस का कोई डिस्कवरी उसके अंदर में किया जा रहा है सो इट मस्ट बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट एंड क्लाइंट विद टेक्निकल असिस्टेंस इफ रिक्वायर्ड। तो अगर कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट या डिवाइस को एक्सेस किया जा रहा है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में यहां पे जो एडवोकेट और क्लाइंट है उनका प्रेजेंट होना भी यहां पे कंपलसरी है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सुप्रीम कोर्ट ने लेड डाउन करे हैं विथ रिगार्ड टू अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज। आई वुड से एक स्टैंड अलोन टॉपिक है पूरा का पूरा लीगल के लिए, तो इसको तो आप अच्छे से कर ही लेना।
नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जी टेक्स सेंटर स्टेज एट एपैक मीट प्रोमिसेस टू डिफेंड ग्लोबल फ्री ट्रेड। तो दिस इज द सीजन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ओनली। तो अभी आपकी आसियान समिट हुई थी, ईस्ट एशिया समिट उसके साइडलाइंस में हुई थी, थोड़े टाइम पहले आपकी एससीओ समिट हुई थी, वेरी सून आपकी ब्रिक्स समिट भी हो सकती है यहाँ पे, ओके, ब्राजील के अंदर में। तो इन सब के ये जो सारी पर्टिकुलर चीजें हैं, सारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली एक और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एपैक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो ये जो एपैक है ये भी एक टाइप का रीजनल ट्रेड ब्लॉक ही है, ओके। तो यहां पे इसकी भी एक समिट हुई है, ओके। अब ये जो पर्टिकुलर एपैक है इसमें समिट में क्या हुआ इस बार की समिट में वो हम देख लेंगे, और इसकी हिस्ट्री क्या है वो देख लेंगे। अगेन मैं फिर से वो रिपीट कर रहा हूं बात कि हम सिर्फ वो चीजें पढ़ रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं जो आपके इस बार एग्जाम में आ सकती हैं, ओके। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम क्या है, इट्स अ रीजनल इकोनॉमिक फोरम जो 1989 में फॉर्म हुआ था। इसका सेक्रेटेरिएट कहां है, तो ये सिंगापुर सिटी, सिंगापुर के अंदर में है। इंपॉर्टेंटली एपैक जो डिसीजंस लेती है वो मेंबर्स पे नॉन बाइंडिंग होते हैं और बेस्ड ऑन कंसेंसस होते हैं एंड वॉलंटरी कमिटमेंट। विच सिंपली मींस कि अगर एपैक कोई डिसीजन लेती है तो वो टोटली वॉलंटरी होता है, यानी कि इसके जो मेंबर्स कंट्रीज हैं वो उसको फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है, ओके। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका मेंबरशिप का क्राइटेरिया क्या है। सो द क्राइटेरिया इज दैट ईच मेंबर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक एंटिटी रेदर देन अ सॉवरेन स्टेट। तो फॉर एग्जांपल यहां पे अगर एग्जांपल के लिए वेटिकन सिटी जो अपने आप में एक सॉवरेन कंट्री नहीं है बट एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, वो भी इसका मेंबर बन सकता है। पैलेस्टीन जो एक सॉवरेन स्टेट नहीं है, अगर वो बाकी की क्वालिफिकेशन फुलफिल करे तो पैलेस्टीन भी यहां पे क्या बन सकता है, इसका मेंबर बन सकता है। बिकॉज द ओनली रिक्वायरमेंट इज कि आप एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक एंटिटी होने चाहिए, नॉट नेसेसरली अ सॉवरेन स्टेट, ओके। और ये यू नो कि ये पर्टिकुलर जो प्रोविजन है क्यों ऐड करा गया, बिकॉज इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग के अंदर में जो चाइना है वो भी इसका मेंबर है, ओके। और ताइवान जो चाइना क्लेम करता है इज नॉट अ कंट्री बट पार्ट ऑफ चाइना, वो भी इसका मेंबर है। तो सिर्फ ताइवान को भी मेंबरशिप अलाउ करने के लिए यहां पे जो टर्मिनोलॉजी यूज करी मेंबरशिप के लिए वो है एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक एंटिटी, ओके। बिकॉज अगर इसमें सिर्फ सॉवरेन कंट्री ही मेंबर्स बन पाते देन ताइवान कुड नॉट हैव बीन अ मेंबर इफ चाइना वुड हैव बीन अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप, ओके। तो ताइवान is possibly a member of this APEC because it allows an independent economic activity and not just sovereign nations to be part of it. Otherwise आप देखोगे कोई भी जो इंटरनेशनल आपके फोरम्स हैं इस टाइप के, उसमें कहीं पर भी ताइवान आपको मेंबर नहीं दिखेगा जहां पे भी सॉवरेन स्टेट की मेंबरशिप रिक्वायर्ड होती है, ओके। तो एपेक में करंटली 21 मेंबर्स हैं। अब 21 मेंबर्स आप कहां याद करोगे, तो याद मत करना, सिर्फ नाम देख लीजिए एक बार के, बट 21 मेंबर्स हैं। दूसरा तरीका एक ये है कि भाई आपसे हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए कि भाई इंडिया इज अ मेंबर और नॉट, ठीक है, चलो एक तो ये आप याद रखोगे, पर इसमें पूछा जाए कि भाई नाइजीरिया इज अ मेंबर और नॉट, तो आपका क्या आंसर होगा। मेरा आंसर उसमें होगा नो, नाइजीरिया इज नॉट अ मेंबर, बिकॉज ये एक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक आपका ग्रुप है, कॉन्फ्रेंस है आपका, तो कॉपरेशन ग्रुप है, और इसके अंदर में या तो एशियन कंट्रीज हैं या पैसिफिक ओशन की कंट्रीज हैं, वो इसके अंदर में इन्वॉल्व हैं। तो बिकॉज नाइजीरिया इज एन अफ्रीकन कंट्री, दैट्स व्हाई इट वुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ इट। तो अगर आप मेंबरशिप भी देखोगे तो वही कंट्री जो एशिया पैसिफिक में फॉल करती हैं, सिर्फ वही इसके आपको मेंबर्स दिखेंगे, ओके। इसके अलावा इसमें कुछ कंट्रीज हैं जो ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, जिसमें आसियान आ जाएगा, आपका पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन काउंसिल आ जाएगा, और पैसिफिक आइलैंड फोरम सेक्रेटेरिएट आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंटली इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ एपेक, ओके। तो ये 3-4 पॉइंट्स है। अगेन मेंबर्स याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगा लेना, 21 मेंबर्स हैं तो नंबर पता होना चाहिए, 21 है, इंडिया नहीं है मेंबर इसका, और एशिया और पैसिफिक की ही कंट्रीज के मेंबर होते हैं, ओके। फाइनली जो एक रिचुअल है और जरूरी है पता करना, कोई भी जब हम कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पढ़ते हैं, कि इस बार की होस्ट कंट्री कौन सी थी और इस बार का थीम क्या था। तो होस्ट कंट्री साउथ कोरिया है। जिस साउथ कोरिया की सिटी में आपका लीडर्स मीट हुआ था उसका नाम है योंगजू, ओके, योंगजू इसका नाम है, और थीम थी इस बार की बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो। बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, ये इसकी पर्टिकुलर थीम थी, कनेक्ट इनोवेट प्रॉस्पर, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, ओके। इसके अलावा एक और चीज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहाँ पे, विच इज योर पुत्रजया विजन, पुत्रजया विजन 2040। तो एपेक का जो एक लॉन्ग टर्म विजन है उसका नाम क्या है, पुत्रजया विजन 2040, जो एक ओपन, डायनामिक एंड रेजिलिएंट एशिया पैसिफिक कम्युनिटी क्रिएट करना चाहता है बाय द ईयर 2040। तो एक एम्बिशियस गोल है, उस गोल को ये किस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर में बेसिकली फुलफिल करना चाहते हैं,
तो दैट इज पुत्रजया विजन 2040। ओके, तो ये पर्टिकुलर हो जाएगा रिगार्डिंग एपैक। नेक्स्ट पे आते हैं, एक पर्टिकुलर एक एडिटोरियल आया है, तो वो एडिटोरियल यूनाइटेड नेशन से डील करता है, उसके लिए एक सजेशन दिया है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है, इट हैज बीन रिटन बाय निरुपमा राव, जो इंडिया की पहले फॉरेन सेक्रेटरी रह चुकी हैं। ओके, शी इज अ फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, निरुपमा राव, और उन्होंने यहाँ पे कुछ एक सजेशन दिया है। तो बेसिकली अगर मैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल का कंटेक्स्ट बताऊं, सो द कंटेक्स्ट इज शी इज स्टेटिंग कि जो यूएन है ये आउटडेटेड हो चुका है, अभी जो करंट सिचुएशन है उनसे डील करने के लिए यूएन जो है वो सफिशिएंट नहीं है, इसके जो रूल्स रेगुलेशंस है, पावर है, स्ट्रक्चर है, वो आज के टाइम में आज की सिचुएशन से कोप अप नहीं कर पा रहा है। सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि या तो हम यूएन के अंडर में ही या सेपरेटली एक नया पर्टिकुलर अथॉरिटी या एक एजेंसी क्रिएट करें, जिसका इन्होंने नाम दिया है बोर्ड ऑफ पीस एंड सस्टेनेबल सिक्योरिटी। बोर्ड फॉर पीस एंड सस्टेनेबल सिक्योरिटी करके इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया है। ओके, अब एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, इसको आप वन लाइन में समझ लेना कि बीपीएसएस क्या है। ये इनका सजेशन है, ठीक है। हमारे लिए जीके में काम का तो होता है यूनाइटेड नेशंस। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस का क्या इंफॉर्मेशन है मेन, उसको मैं गो थ्रू करा रहा हूं आपको। उसके बाद में आगे जाके जो ये पर्टिकुलर आर्टिकल है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, कि सो दैट आप अगर इस आर्टिकल को पढ़ते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो इसको। ओके, तो यहां पे पहले यूनाइटेड नेशन, ऑल ऑफ अस नो कि आपका जो यूनाइटेड नेशंस है ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्रिएट करा गया था टू बेसिकली मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अक्टूबर 24, 1945 इज द डेट ऑफ फाउंडेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएन और यूएनओ एक ही बात होता है। तो देखिए अभी आपका फर्स्ट अमेंडमेंट चल रहा है, एक हफ्ते पहले, तो जो पिछला पूरा वीक है आपका, ये वाला जो पर्टिकुलर वीक है ये यूएन वीक ही चल रहा है एक तरीके से। ओके, तो यहां पे ये है, इसने रिप्लेस करा था लीग ऑफ नेशन को, विच वाज एन आउटकम ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, और बिकॉज लीग ऑफ नेशन फेल हो गया था एक वर्ल्ड वॉर को प्रिवेंट करने के लिए, देन वी थॉट कि हमें और भी एक बेटर, एक ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने की जरूरत है, जिसको हमने यूनाइटेड नेशन नाम दिया। इस यूएन का हेडक्वार्टर आपका कहां पे है, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर में। करंटली इट हैज 193 मेंबर स्टेट। ओके, इसके बाद आपके लिए ही मैंने क्वेश्चन छोड़े, जैसे कि इसमें मेन ऑर्गन्स कौन है, यूनाइटेड नेशन के मेन या प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से, वो मुझे आपको बताने हैं। ओके, चलो एक हिंट में दे देता हूं, विच इज कि यहां इसके 6 पर्टिकुलर, ओके, तो यहां पे एक मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूएन आपको बताने हैं। एक हिंट दे देता हूं कि भाई 6 मेन ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो आप 6 के 6 जो मेंबर्स हैं, नॉट मेंबर्स, जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनका नाम आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा फाउंडेशन डॉक्यूमेंट कौन सा है जिसके अंदर में सारे ये पर्टिकुलर आपको जो इसके रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, पावर्स हैं, ड्यूटीज हैं, फंक्शंस हैं, वो कहां गिवन है, तो वो सारे गिवन है आपके यूएन चार्टर के अंदर में। ओके, यूएन चार्टर इज द मेन डॉक्यूमेंट। इसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक और बॉडी है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं आप मुझे वो बताइएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा आंसर देते हुए कि भाई कितने सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं। राइट डाउन द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। आई एक्सपेक्ट बहुत सारे इसमें कोई गलत आंसर भी देंगे। ओके, लेट्स सी कि आप सही आंसर दे पाते हैं नहीं। और फाइनली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजन बाइंडिंग होते हैं, तो ये मत समझना कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजन बाइंडिंग नहीं होते हैं, बट बिकॉज कुछ मेंबर्स के पास में वीटो पावर है, तो इस वजह से बहुत बार क्या होता है कि कोई भी डिसीजन पास नहीं हो पाता है। सो दिस इज रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे यहां से पूछे भी हैं। अब आ जाते हैं आर्टिकल के ऊपर पे। सो आर्टिकल सिंपली कह रहा है कि यूएन को इवॉल्व होने की रिक्वायरमेंट है, अगर वो सस्टेनेबल पीस क्रिएट करना चाहता है, एक स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहता है आपके वर्ल्ड के अंदर में। अभी जो है बहुत सारे कंट्रीज कंटिन्यू हो रहे हैं, बहुत ईयर्स ऑन ईयर्स, और जो यूएन है ये बिल्कुल एक स्लीपिंग बॉडी की तरह यहाँ पे बेसिकली एक पर्टिकुलर बॉडी जो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, एक पावरलेस बॉडी की तरह आपका यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। ओके, अभी करंट स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे बड़ा इश्यू तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ही है, क्योंकि पावर तो हमने इसको दे रखी है, बट जब तक सिक्योरिटी काउंसिल यहाँ पे फुल कंसेंसस के साथ में यहाँ पे अलाउ नहीं करता है, तो वो करना बहुत मुश्किल है, और वहां पे इस चीज को कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ओके, सिक्योरिटी काउंसिल में सारे कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट कर पाना, स्पेसिफिकली परमानेंट कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट करवा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस वजह से ये हो रहा है कि इतने टाइम से आपके वॉर्स एक्सटेंड हो रहे हैं, बट वहां पे कोई भी रेजोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। ओके, तो इन्होंने ये पर्टिकुलर चीज कही, तो फिर इन्होंने सॉल्यूशन क्या दिया, इन्होंने कहा कि हमें एक बोर्ड ऑफ पीस एंड सस्टेनेबल सिक्योरिटी क्रिएट कर देना चाहिए, जो यूएन जनरल असेंबली है वो खुद से क्रिएट कर सकती है। ओके, तो यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंदर में यूएन जनरल असेंबली को कुछ पावर्स दी हुई हैं, जिसके अंदर में वो चाहें तो इस तरह की सब्सिडरी बॉडीज क्रिएट कर सकती हैं, एंड इस सब्सिडरी
बॉडी को ये कह रही हैं कि हमें कुछ सस्टेनेबल और कुछ सस्टेनिंग पावर देनी चाहिए सो दैट यहां पे ये खुद से पीस और सस्टेनेबल सिक्योरिटी मेंटेन कर पाए। तो उनका ये पर्टिकुलर एक सजेशन है कि हम ऐसा बोर्ड यूएन जनरल असेंबली के चार्टर की पावर्स के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, द बीपीएसएस, शी इज सेइंग बीपीएस वुड नॉट रिप्लेस द सिक्योरिटी काउंसिल बट वुड फिल द इंस्टीट्यूशनल गैप बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड पीस बिल्डिंग। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और पीस बिल्डिंग में यहां पे डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक ये बीपीएसएस क्रिएट कर सकते हैं। और इसका पर्पस क्या बताया इन्होंने बोला है कि इसका काम होगा स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट। तो बेसिकली लेट्स से अगर दो कंट्रीज के बीच में कोई वॉर हो गया है या एक कंट्री में सिविल वॉर चल रहा है, तो जो भी पर्टिकुलर उसके प्लेयर्स है उसके अंदर में इन्वॉल्व हैं, जो भी डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व हैं, उनके बीच में पॉलिटिकल डायलॉग हम यहां से इसके थ्रू करवा पाएंगे। सेकेंड इज पीस प्रोसेस में कंटिन्यूटी हम यहां पे कर पाएंगे आफ्टर वायलेंस, पीस कीपिंग और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को यहां पे लिंक कर पाएंगे। और बहुत बार ये देखा गया है कि अगर यूनाइटेड नेशन या कोई थर्ड पार्टी या थर्ड कंट्री किसी वॉर में इन्वॉल्व होती है, तो जब वो पर्टिकुलर वॉर एंड होता है उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाती है। और बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे पास है अफगानिस्तान का। वहां पे यूएस ने 20 इयर्स तक आपका वॉर ऑन टेरर का 20 इयर्स तक पूरे 20 इयर्स तक वॉर ऑन टेरर वहां पे करा। और उसके बाद जब वो वहां पे उसको और भी ज्यादा रन नहीं कर पाए तो उन्हें फाइनली छोड़ के जाना पड़ा। और जैसे ही वो छोड़ के गए तो वहां पे तालिबान आ, यानी वापस से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई। तो ये पर्टिकुलर चीज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए ये पर्टिकुलर बॉडी वुड बी वेरी सफिशिएंट फॉर इट। ओके, इसके बाद नेचर क्या होगा, इट वुड बी अ पॉलिटिकल फोर्स नॉट कोअर्सिव। बेसिकली जो पॉलिटिकल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है उस चीज को करने में ये पर्टिकुलर हेल्प करेगी। दिस वुड वर्क विद द यूएन सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल एंड द यूएनएससी एंड नॉट अगेंस्ट देम। तो जो ये पर्टिकुलर डिसीजंस लेगी बीपीएसएस, वो जो सेक्रेटरी जनरल होगा, सिक्योरिटी काउंसिल होगा, उसके अकॉर्डिंग में लेगी, ना कि उनके अगेंस्ट में जाके। और वी शुड मेक श्योर कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी काउंसिल की हमारी गलती हुई है कि कुछ मेंबर्स को उसमें ज्यादा पावर्स है, वो गलती ना करते हुए वी वुड वांट कि यहां पे एक रीजनल बैलेंस भी क्रिएट करा जाए और यहां पे एक रोटेटिंग मेंबरशिप इसके अंदर में हो, सो दैट सारे पर्टिकुलर जो ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज हैं या कॉन्टिनेंट्स हैं उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। और यहां पे कोई परमानेंट मेंबरशिप या वीटो पावर नहीं होगी, सो दैट यहां पे जो डिसीजन लिया जा सके वो एक मेजॉरिटी पर्टिकुलर वोटिंग के थ्रू करा जा सके। ओके, तो ये पर्टिकुलर इन्होंने हमें सजेशन दी हैं एंड आई वुड सजेस्ट इट्स अ वेरी गुड सॉल्यूशन। तो इफ यू आर रीडिंग हिंदू न्यूज़पेपर तो इस आर्टिकल को आप रीड कर सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज रिटन इन द आर्टिकल आई हैव जस्ट टोल्ड यू। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सो नेक्स्ट इज मोर और लेस अ वन लाइनर आपके लिए, क्लैट और एलेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो एक्सरसाइज मिलान होती है आपकी, तो ये इंडियन नेवी की एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। लार्जेस्ट जो मैरीटाइम एक्सरसाइज इंडिया कंडक्ट करता है उसका नाम है एक्सरसाइज मिलान। ओके, और ये एक मल्टीलेटरल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, विच मींस कि इसके अंदर में सिर्फ इंडिया की नेवी ही पार्टिसिपेट नहीं करती है, इसके अंदर में वर्ल्ड की मल्टीपल कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो सिर्फ बायलेटरल नहीं है या ट्राइलेटरल नहीं कि 2 या 3 कंट्री हैं, बट मल्टीलेटरल है, मतलब मेनी कंट्रीज आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। जो इस बार का एक्सरसाइज मिलान है, दिस इज गोइंग टू बी स्पेशल बिकॉज इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर में इंडियन नेवी के साथ में यूएस नेवी एंड इवन रशियन नेवी इज गोइंग टू पार्टिसिपेट। तो यहाँ पे 2 कंट्रीज जो अभी इंटरनेशनल फोरम्स में एक दूसरे से फाइट कर रही है, रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत टेंशन चल रही है, इस इंडियन नेवी ड्रिल के अंदर में जो फरवरी में कंडक्ट होगी उसमें यूएस नेवी और रशियन नेवी भी पार्टिसिपेट करेगा। एंड नॉट जस्ट दीज पर्टिकुलर कंट्रीज बट अ टोटल ऑफ 55 कंट्रीज आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस ईयर्स एक्सरसाइज मिलान। ओके, तो अगेन आई सेड कि वन लाइनर न्यूज है, तो आपको इसका बेसिक्स जो मेन पॉइंट्स है वो पता होने चाहिए। जैसे कि ये पर्टिकुलर मिलान जो है, इट इज अ मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। कहां पे होगी? विशाखापट्टनम में इस बार ये कंडक्ट कराई जाएगी। ओके, तो हार्बर फेज होता है, एक सी फेज होता है। हार्बर फेज के अंदर में कोस्टल एरियाज में आप कैसे बेसिकली वॉर एक्सरसाइज कंडक्ट करते हो, क्या आपकी प्लानिंग होगी, और एक सी फेज होता है जिसके अंदर में आप ओपन ओशंस में कैसे कोऑर्डिनेट करोगे, वो पर्टिकुलर रहता है। तो 55 कंट्रीज इसके अंदर में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। ओके, पहली बार 95 में हुई थी पोर्ट ब्लेयर में। एट दैट टाइम देयर वर ओनली 3 और 4 नेवीज जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था, बट आज यू कैन सी हियर कि अराउंड 55 नेवीज
countries are going to participate into it. ओके और ये बेसिकली अंडरस्कोर करता है हमारे विजन को, हमारी जो इंडियन ओशन की डॉक्ट्रीन है और इंडियन ओशन की जो डिफेंस डॉक्ट्रीन है, उन दोनों को यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट करता है। तो यहाँ पे सागर है और महासागर है, जो हमारी इंडियन ओशन की डॉक्ट्रीन और एक आपकी इंडियन ओशन की डिफेंस कह लो या कोऑर्डिनेशन डॉक्ट्रीन कह सकते हैं हम, जिन दोनों इनिशिएटिव को ये यहाँ पे बेसिकली कॉम्प्लीमेंट करता है। सो आपका यहाँ पे टास्क है कि मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सागर का फुल फॉर्म क्या है और जो महासागर है इसका फुल फॉर्म क्या है। अब देखिए ये वैसे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगर आपको याद नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है, और यही पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की एक और न्यूज देख लेते हैं। तो आपका लास्ट का जो न्यूज है 1 नवंबर है, तो फिर से आपको ये चीज याद दिलाने के लिए कि इन केस आपका क्लैट में नहीं होता है तो देयर इज दिस वन गवर्नमेंट स्कीम जहां पे आपको शायद काम मिल जाएगा, प्रोवाइडेड यू आर अबव 18 एंड घर वाले कहीं और आपको सेटल नहीं कराते हैं, और वो पर्टिकुलर स्कीम है आपकी एमजी नरेगा। तो अगर आपका क्लैट में नहीं होता है तो पॉसिबली एमजी नरेगा में जाके आप काम ढूंढ सकते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है आपकी, जिसके अंदर में आपका गारंटीड होता है डैश नंबर ऑफ डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट। अब ये मैं कई बार बता चुका हूं, आप मुझे बताइए कि इसके अंदर में गारंटीड वर्क आपको कितने दिन का मिलता है इस पर्टिकुलर स्कीम में। तो कितने दिन का मिलता है, जितने दिन का मिलता है वो पर ईयर मिलता है, और एवरी एडल्ट मेंबर ऑफ अ रूरल हाउस होल्ड। तो ये सिर्फ रूरल एरियाज में लगती है और इसमें सिर्फ अनस्किल्ड मैनुअल वर्क दिया जाता है। तो ये जो एक सिंगल लाइन है ना आपका नरेगा क्वेश्चन, सिंगल लाइन में 3-4 क्वेश्चन आते हैं जो यहीं बन जाते हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसमें जो फंडिंग पैटर्न है वो है 90-10, मतलब 90% सेंटर पैसा देता है, 10% इसमें स्टेट अपनी जेब से पर्टिकुलर देता है, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। ओके तो ये तो हो गया नरेगा की डिटेल्स। अब वेस्ट बंगाल का क्या इशू था, तो वेस्ट बंगाल के अंदर में आपका जो सेंटर है वो 2022 से उसने नरेगा के लिए पैसा देना बंद कर दिया था, सेइंग कि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर वायलेशन है जो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कर रहा है। ओके तो यहाँ पे सस्पेंशन क्यों हुआ था, बिकॉज यहाँ पे सेंटर ने बोला कि हमारे जो डायरेक्टिव्स हैं वो पर्टिकुलर फॉलो नहीं करे गए, और बहुत सारे फाइनेंशियल मिसएप्रोप्रिएशन है, नॉन परमिशिबल एक्टिविटी जो नरेगा में अलाउड नहीं होती उनको एग्जीक्यूट किया गया, and there is lack of transparency in implementation. Okay, तो इस पर्टिकुलर एलिगेशंस के वजह से आपके 22 से वेस्ट बंगाल वाज वन स्टेट जहां पे नरेगा स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हो रही थी। अब स्टेट तो कहां से करेगी भाई, 90% पैसा सेंटर दे रही है, तो 22 से अब ये 25 हो गया है, 3 साल हो चुके थे जब से स्कीम वर्क नहीं कर रही है। तो फिर इन्होंने हाई कोर्ट में पहले कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर में, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर में उन्होंने पहले केस फाइल करा, तो वहां पे कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया सेंट्रल गवर्नमेंट को टू वापस इनिशिएट द स्कीम, और फिर जब कलकत्ता हाई कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं माना तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस गया, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री को बोला है कि आप यहाँ पे वापस से इस पर्टिकुलर स्कीम को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करें। ओके तो यहाँ पे आपके सुप्रीम कोर्ट ने वापस से रीइंस्टेट कर दिया है एमजी नरेगा स्कीम को इन वेस्ट बंगाल, जो आपके पिछले 3 साल से वहां पे बंद पड़ी थी। ओके तो इस कंटेक्स्ट में हम आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज विच इज एमजी नरेगा, और एमजी नरेगा तो एक्ट हो जाता है और स्कीम कर रहे हैं। एक और चीज अभी मुझे ध्यान आया, ये पर्टिकुलर नरेगा एक्ट का ये और क्वेश्चन था, ये किस पर्टिकुलर ईयर में आया है वो भी आप कर सकते हैं। आई एम श्योर मिनिस्ट्री में नहीं पूछ रहा हूं, मिनिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज अ मिनिस्ट्री जो आपके नरेगा स्कीम को इंप्लीमेंट करती है इन रूरल एरियाज। चलिए एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, विच स्टेट और स्टेट्स हैव अ अर्बन नरेगा ऑल्सो, मतलब नरेगा वैसे तो सेंटर का है बट स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट्स ने ही, देयर इज वन स्टेट और देयर माइट बी मल्टीपल स्टेट्स। तो आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी स्टेट है या स्टेट्स हैं जो अर्बन नरेगा टाइप की स्कीम को रन करते हैं। ओके तो ये पर्टिकुलर आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दो बहुत शॉर्ट सी न्यूज है, वन लाइनर से आपके। तो यहां पे जब इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था तो आपका एक पर्टिकुलर गुरुद्वारा है जो पाकिस्तान के अंदर में, ऑल्दो वो हमारी इंडिया बॉर्डर से 4 किलोमीटर्स पे, बट बिकॉज वो पाकिस्तान में था तो जो आपके सिख पिलग्रिम्स होते थे वो पर्टिकुलर सिख पिलग्रिम्स उस पर्टिकुलर पिलग्रिमेज पे नहीं जा पाते थे, बट 2019 के अंदर में वो पर्टिकुलर पिलग्रिमेज जो है वो भी ओपन कर दिया गया था, और करंटली वो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्लोज था, बट फाइनली उस कॉरिडोर को वापस ओपन कर दिया है। तो जो सिख पिलग्रिम्स है अगर उस पर्टिकुलर पिलग्रिमेज पे
जाना चाहते हैं तो वो आप वापस से जा सकते हैं। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ श्री करतारपुर साहिब का, जो एक वन ऑफ द होलिएस्ट साइट्स है आपके सिखिज्म के अंदर में, और ये नरोवाल डिस्ट्रिक्ट में है पाकिस्तान के, और सिर्फ 4 किलोमीटर अवे है फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। वाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस इज द प्लेस जहां पे जिसको स्टैब्लिश किया था गुरु नानक देव ने, और उन्होंने अपने लाइफ के जो 18 ईयर्स है, मतलब बेसिकली उनकी डेथ वहीं हुई थी, लास्ट के 18 ईयर्स उन्होंने वहीं पर ही स्पेंड करे थे। इसलिए करतारपुर साहिब जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होली प्लेस है सिखों के लिए। ओके, तो 2019 के अंदर में करतारपुर कॉरिडोर ओपन किया गया था, जो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है टू करतारपुर साहिब इन पाकिस्तान। ओके, तो एक पूरा कॉरिडोर डेवलप करा गया है जहां से आप इंडिया से पाकिस्तान में क्रॉस करके करतारपुर साहिब को जाके विजिट कर सकते हो। 2019 में इसको इनॉग्रेट करा था, बिकॉज 2019 वाज द 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव। अगर गुरु नानक देव तब अभी जिंदा होते तो 2019 में उनका 550th बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे होते। ओके, अब ये जो कॉरिडोर है इसको मैनेज कौन करता है? तो एक अलग से अथॉरिटी क्रिएट करी है, तो अथॉरिटी का नाम है लैंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड ऑन द पाकिस्तान साइड बाय द पाकिस्तान इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड। और इंडिया के अंदर में इसमें किसको जाना है, कैसे कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, वो कौन करता है? तो ये जो कमेटी है SGPC, जो आपके गोल्डन टेंपल को भी यहाँ पे बेसिकली कोऑर्डिनेट करती है, यही वो है जो पिलग्रिम्स को रजिस्टर करती है और कोऑर्डिनेट करती है थ्रू शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। SGPC इज द बॉडी जिसका ये पर्टिकुलर काम है। ओके, तो ये करतारपुर साहिब के बारे में हो गया। एक फाइनल लास्ट आपका एक और वन लाइनर, अभी आपके रेलवेज ने एक इनिशिएटिव लिया है, इनका एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है जिसका नाम है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। हर एक स्टेशन पे हम एक प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रमोट करेंगे, सो दैट हर पर्टिकुलर स्टेशन के ऊपर पे एक पर्टिकुलर हैंडीक्राफ्ट या फूड आइटम या कुछ और कलनरी एक्सपीरियंस वहां पे हम उसको फेमस कर सके। तो उस चीज के मद्देनजर आपका जो रेलवेज है उसने एक नया ऑनलाइन स्टोर ओपन करा है जिसका नाम है आभार। ओके, आभार करके एक ऑनलाइन स्टोर ओपन करा गया है। तो अगर आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे जो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के अंदर में हर इंडिया के स्टेशन पे जो इंपॉर्टेंट या एक बहुत फेमस प्रोडक्ट है उसको आप ऑनलाइन स्टोर से बाय कर सकते हो। ओके, तो सिंपली आप इस वेबसाइट पे जाके इसको बाय कर सकते हो। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका वन लाइन बन जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन रेलवेज न्यू इनिशिएटिव टू बेसिकली प्रमोट लोकल आर्टिसन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड इंडियस क्राफ्ट। तो उसका आंसर हो जाएगा आभार। ओके, तो ये एक और वन लाइनर हो गया। तो ये एलेट के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम बोथ न्यूज़पेपर्स। लाइक आई सेड, थोड़ा लाइट रखेंगे अभी इस महीने तक आपका न्यूज़पेपर, सो दैट आपका ज्यादा टाइम स्पेंड ना हो, आप इजीली फटाफट से नोट्स बना लो और उसके बाद में आप बाकी का जो और भी इंपॉर्टेंट काम है आपका प्रिपरेशन है उसको भी आप फोकस कर पाओ। ओके, सो इस मैसेज के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।